बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ खान अगले ग्लोबल रिव्यू के एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आप जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ शख्सियात जो उस रेलेवेंट इश्यूज़ से मुतल्लक होती हैं उनका इंटरव्यू करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपके इल्म के लिए अपना अपना जो उनकी एक्सपर्टीज़ है या उनकी जो फील्ड है उसके बारे में बयान करें। तो आज जो मेरे साथ शख्सियत है वो पॉलिटिकल शख्सियत है, तो मैं ज़्यादा लंबा तारफ़ करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जानी पहचानी शख्सियत है। इनका नाम है दानिश चन्ना। आप जो है चेयरमैन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और इस पार्टी को वो इस वक्त चला रहे हैं और काफ़ी एक्टिवली इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दौरे कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ी तफसीली आज बात होगी और मेरा ख्याल है कि आपके लिए बड़ा इंटरेस्ट का बायस होगा। तो दानिश चन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम स्पेयर किया हमारे लिए। वालेकुम सलाम। और आपके व्यूअर्स को सबको जो सुनने वाले हैं उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। और आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी साहब, क्योंकि आपने हमें पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी को जो है इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस मैदान अमल में आए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा दानिश साहब, हम स्टार्ट करते हैं कि आपको शुरू से चलते हैं कि थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके वालिद साहब का क्या प्रोफेशन रहा है। सब कुछ जायज़ है। मैं एक इंसानियत का फलसफा लेकर इस मैदान अमल में आया हूँ। मेरा वालिद साहब एक मजदूर था और उनका ताल्लुक जो है मजदूरी के साथ था। उसने मजदूरी करके जो है हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने हमारी मजदूरी को और रंग लाया और हम इस मंजिल तक पहुंचे और हम कौम की खिदमत करने के लिए जो है पाकिस्तान की अवाम को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारी कामयाबी करेगा। और क्योंकि देर आया दुरुस्त आया, क्योंकि हालात को ठीक करने के लिए तो हम इस मैदान अमल में कूद पड़े हैं। क्योंकि जहां पे 74 साल से पाकिस्तान की अवाम का खून चूसा जा रहा हो, तो वहां पे अगर कोई एक मिडिल क्लास की कुव्वत अगर वो सामने आ जाए, ये बहुत एक बड़ा एक अलमिया होता है और उस अलमिया को आगे लेकर आगे चलते हैं। मैं इस पे सवाल करूंगा, आपके जो नजरियात है इसके ऊपर भी सवाल करूंगा और आपका जो प्रोग्राम है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। तो आपकी तालीम जो है आपने कहाँ कहाँ से हासिल की, क्योंकि व्यूज जो जानना चाह रहे होते हैं शख्सियत को, इसलिए पूछ रहा हूँ। तालीम अपने आबाई गांव डिस्ट्रिक्ट घोटकी से की है और उसके बाद मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में MBA किया हुआ है। तो ये मेरी एक क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद क्योंकि आपको पता है जो बंदा जहनी तौर पे पॉलिटिकल तरफ रागिब होता है कि वो आगे उस मैदान अमल में नहीं जाता जहां पे उनको और कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक नजरिया बचपन से यही था कि कौम की खिदमत करूं, किसी तरह से करूं। क्योंकि पहले तो मुझे रोशनी चाहिए थी। जो मैंने इल्म अपना हासिल किया यूनिवर्सिटी सिंध से हासिल किया और वो मुझे रोशनी मिल गई, उस रोशनी के तनाजुर में मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि सियासत में आप कब आए और ये ख्याल क्यों आया आपको? सियासत में मैं जब कॉलेज साइड में लेवल पे था, दाखिला लेने के एडमिशन लेने के लिए मैं जब घोटकी कॉलेज में इंटर हुआ, तो वहाँ पे उसी टाइम पीपल्स पार्टी का अरूज था और वहाँ से पाक के लोग थे। उन्होंने जैसे ही इंटर हुआ तो उन्होंने बुलाया कि इधर आओ। तो हमारा तो उसी तरफ जहन ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बुला के और थप्पड़ भी मार दी। उसी थप्पड़ जो है उसने मुझे जो है सियासत पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक। तो अच्छा, जब आपने तालीम हासिल कर ली, मास्टर कर लिया, तो जो जो आप कह लें कि अमली सियासत जो है उसका आगाज आपने उसके बाद किया होगा सर्टनली? नहीं, मैंने उनका आगाज जो है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर से एज ए कॉमरेड की हैसियत से मुमताज भुट्टो की पार्टी थी सिंध नेशनल फ्रंट के नाम से, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था और मैं वहाँ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी से ही मैंने 90 से अपनी पॉलिटिकल सिस्टम का जो है आगाज किया है। तो ये किस साल में आपने ये जो पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी है ये कब बनाई आपने, और भुट्टो साहब, मुमताज भुट्टो साहब कब छोड़ा आपने?
सर मैंने मुमताज भुट्टो साहब को जो है 92 में जो है उनको खैराबाद कहा। वजह और क्या थी, 92 वजह के क्या थी? वजह वजह ये थी कि वो एक मैंने अप्लाई किया था दाऊद यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के लिए। तो जी वहाँ पे वो जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा था कि अगर मुमताज साहब एक छोटी सी कॉल कर दे तो मैं आपको एडमिट कर दूंगा, अदरवाइज जो है मेरे पास वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो मैं जब एज ए लीडर की हैसियत से मैं जब सिंध यूनिवर्सिटी जामशों का मैं एक उनका पार्टी का एक लीडर था वहां पे, तो जी कॉमरेड था, तो मैंने उनको जाकर कहा, उन्होंने कहा कि चना साहब जो मेरे नाम को नहीं पहचानता मैं उनको फोन करके क्या करूं। तो मैंने कहा मेरी खुदा हाफिज भाई, जो आप एक लीडर एक अपने वर्कर के लिए कुछ नहीं कर सकता तो वो जी जी। आगे चल के कौम के लिए क्या करेगा। तो मैंने उसी टाइम मुमताज भुट्टो को छोड़ दिया। फिर ओके। जो है उसके बाद फौरी तौर पे साईं गौसली शाह से मेरी दुआ सलाम थी, और एक अंसारी साहब थे MNA मरहूम, वो उनका इंतकाल हो गया है हैदराबाद जी में। जी तो जी जी। उसकी तवज्जुह से मेरी उनके साथ यारी थी, तो मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की ओके। 92 में। और अच्छा। 92 के जो है एंड तक जब आखिरी इक़्तिदार था मियां नवाज शरीफ साहब का, तो उसमें हमने भी जेल काटी, वो तो चले गए और हमें छोड़कर गैर याराना और गैर मददगार करके छोड़ के चले गए। तो हम अपने बलपोते पे वहां से आज़ाद हुए, हर चीज़ हुई। लेकिन जहन में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, क्योंकि जी पार्टी को रजिस्टर करवाना बहुत एक बड़ा एक क्या कहते हैं समंदर को तय करना होता है। तो ऐसे बड़े फासले में छलांग लगाना एक मिडिल क्लास की कुवत, जिसका खानदान पूरा मजदूर हो, जी अगर वो अगर इन मांगर मच्छू के साथ आके लड़ाई करे और इन हालात में आकर कूदे, वो जी अपने आप को सरबराह डिक्लेयर करे, तो उस सूरत हाल बहुत एक नाजुक सूरत हाल थी। जी बहरहाल उसको जहनी तौर पे अपने आप को माइंड को मैं अपना बनाता आया। तो जी जो 2011 में चंद लोग जो है हम आपस में बैठ के अपना ये फैसला किया, क्योंकि हम जब जितने भी सरमाएदार हैं जागीरदार हैं, सरमाएदार होना खराब नहीं है, जागीरदार होना खराब नहीं है, जी। लेकिन उनकी जो सोच है वो खराब है। सही। तो इन सोच के पीछे जब हम लगते हैं और उनकी अंगुली पकड़कर हम उनको एम्पावर करते हैं, तो वो हमें टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देते हैं। उससे जी बेहतर यही है कि हम ऐसा अपना इकदाम उठाएं और ऐसा अमल हम क्रिएट करें, ऐसी चीज हम बनाएं जिसमें हम 22 करोड़ अवाम की दिल जो है वो भी जीत सके और उनको जी एम्पावर करने के लिए हम कुछ कर सकें। तो जी इसीलिए 2011 में जो है हमने नाम सिलेक्ट किया। तो नाम तो बहुत सारे तजवीज में आ रहे थे, तो जी कोई जी कह रहा था फिला नाम रखें, कोई कह रहा था फिला नाम रखें, मैंने कहा नहीं। तो हमें जो इधर पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम उसको नाम को सिर्फ आगे चन्ना लगा दें या कुछ और लगा दें, ये करके हम चलेंगे तो फिर हम भी मोर्सी और खानदानी सियासत का हिस्सेदार बन जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक। हमें इन चीजों को खत्म करना है और 74 साल की 72 साल की जो रवश है उसको खत्म करके हम ऐसा नाम लेकर आते हैं जो काबिल कबूल भी हो, ताकि सही। हम कहीं अगर किसी अवाम के पास जाएं उनको ये बता सके कि हम उनमें से नहीं हैं, हम एक नई चीज पैदा करके आए हैं और जो आपकी खिदमत करना चाहती है, जिसका नाम हमने रखा पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी। 2011 में इस्टेब्लिश हुई और मई 2012 में उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने रजिस्टर करवा लिया, जिसका इंतखाबी निशान जो है पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का टॉर्च है सर। गुड। अच्छा ये बताइए कि फिर आपने, इसका मतलब ये हुआ कि 2013 के इलेक्शंस और 2018 के इलेक्शन तो खैर आपने देखे हैं ना, तो आपने 2013 के इलेक्शन में पता नहीं, चूंकि आप नई पार्टी बनी थी, शायद आपने हिस्सा लिया कि नहीं लिया, मुझे अगर बताना चाहें, और 2018 में क्या आपने हिस्सा लिया? सर 2017 की जो बात है, तो उसी टाइम 2017 से पहले 2012 में उनमें पहले एक अनाउंसमेंट हो चुकी थी। आपको पता होगा कि ये ड्यूल निजाम बना दिया गया था, जो जी जी। कमिश्नरी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया था। तो ठीक। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी इब्तदा में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च किया। जी लॉन्ग मार्च वो किया जिसमें आम रवाजी जिंदगी को मफलूज हमने नहीं बनाया। और ठीक। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की सोच भी यही है कि हम अगर सियासत अवाम के लिए कर रहे हैं तो अवाम को बेजार हम कभी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल जब ठीक। हम कराची से इस्लामाबाद के ड्यूल निजाम के खिलाफ हम जब निकले थे, अच्छा। अपना एक 40 लोगों का काफिला, 40 गाड़ियों का काफिला, ये जी हमने एक मकसद बनाया था, 40 लोग होंगे और 40 गाड़ियां होंगी।
तो उस काफिले में कराची से लेकर इस्लामाबाद तक हम जब निकले तो एक साइड पे महजब तरीके से किसी एक फीते को हमने नहीं रोका, कोई आम रवाजी जिंदगी हमने मफरूज नहीं की, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमारा वो जो है लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा कामयाब हुआ। और जब हम इस्लामाबाद पहुंचे, वहां से टूल प्लाजा से 250-300 के गाड़ियों के काफिले में पार्लियामेंट हाउस से होते हुए हम प्रेस क्लब के आगे जाकर 3 दिन की भूख हड़ताल की, और तीसरे दिन पे अल्लाह की मेहरबानी से ड्यूल निजाम का खात्मा हो गया और अनाउंसमेंट हो गई कि वो पुराना निजाम बहाल कर दिया गया। एक तो ये हमारी जिद्दोजहद थी जो काबिल तारीफ है और जिसपे हमने अपना मकसद जो है वो हासिल कर लिया। और उसके बाद 2013 इलेक्शन जो था वो हमारा एक इंट्रोडक्शन था हमारी पार्टी के लिए, एक बड़ा एक क्या कहते हैं तजुर्बा भी था और इंट्रोडक्शन करवाना था, और हमारे लिए एक बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि हमें इतना अरसा नहीं हुआ था, तो कम से कम 1 साल हुआ था तो हमारी पार्टी को रजिस्टर हुए, लेकिन हमने उसमें 72 जो है कैंडिडेट ऑल ओवर पाकिस्तान में अपने खड़े किए थे, वो हमारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद 2018 की इलेक्शन में हमने बायकॉट किया था। बायकॉट इसीलिए किया था कि वो जो फाटा का मर्जर का जो सिस्टम था, इस्लामाबाद में कुछ पार्टीज जो फाटा की थी उन्होंने धरना भी लगाया था, लेकिन हम धरने की सियासत नहीं करते, हम उनकी सरबराह की जो मीटिंग होती थी हम उसमें जो है उस चीज को अटेंड करके। आप जो थे, आप दानिश साहब के वो जो फाटा का मर्जर है, आप उसके आपने उसको नापसंद किया या उसको उसकी मुखालफत की आपने? नहीं, मैं हमारा मकसद सिर्फ ये था कि फाटा का जो मर्जर आप कर रहे हैं, उनकी जो इलेक्शन आप कराना चाहते हैं, या तो आप उनको 3-4 महीने पहले कर दें, जो जनरल इलेक्शन हमारा रहा है उनके साथ आप कर दें, या तो आप उनको जो है मौखिर कर दें, जो अगला जब इलेक्शन आ जाए उनके साथ मिला के कर दें, ताकि जब आने वाली हुकूमत होगी या जब जैसे आप फाटा की इलेक्शन करवाएंगे, जो केपीके की गवर्नमेंट होगी वो अनबैलेंस हो जाएगी, या तो हुकूमत वहां आप हावी हो जाएगी वोटर के ऊपर, और या तो कोई और ऐसा कोई इकदाम हो जाएगा जिसकी हवाले से जो है आम पॉलिटिकल पार्टी जो है वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जिस इशू पे जो है हमने ये इतराजात उठाया था, हमने कहा था या आगे कर दो या पीछे कर दो। ये हमारा एक सवाल था जिस पे गवर्नमेंट ने किसी चीज का हमें उस चीज का रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हमने अपना एहतजाज कराते हुए एहतजाजन तौर पे पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी ने 2018 की इलेक्शन में जो है बायकॉट किया था। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपने जो पार्टी बनाई इसका थोड़ा मैं चाह रहा हूँ मंशूर अगर आप एलैबोरेट करें 2-4 पॉइंट्स जो मेन उसके अंदर है कि आपका मंशूर क्या है, ताकि जो हमारे व्यूज उनको पता चल सके कि ये पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये कौन सा एजेंडा लेके, कौन सा मंशूर लेके आगे आई है और आगे क्या इरादे हैं और प्लान क्या है इसके। सर मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ जी, मोटी, क्योंकि मैं पूरा किताब तो नहीं पढ़ सकता, हमारा बड़ा एक मंशूर का किताब बनाया हुआ है, तो मैं चंद चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ 5 चीजें, 5 नुकात में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 5 नुकात में ये है कि सबसे पहला जो नुकात है, पाकिस्तान की इलेक्शन को रिफॉर्म करके और बुनियादी क्या कहते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत इलेक्शन करवाना। अच्छा, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। मुतनासिब का मकसद जो हम अपने कॉन्सेप्ट उनका ले रहे हैं, हम जो उनका मतलब निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि जो छोटी छोटी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि छोटे छोटे इलाके में जो है हम किसी जागीरदार को, किसी सरमाएदार को बादशाह बना देते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको एमपीए के लिए जो इलेक्शन फाइट कर रहा है उनको पूरा प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन दी जाए। मैं समझ गया, एमएनए के लिए इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ये मेरा ख्याल है इसको कहते हैं लिस्ट सिस्टम, ठीक है ना, मेरा ख्याल है आप वो चाह रहे हैं। जिस तरह अब वो क्या कहते हैं सिलेक्टेड खवातीन की लिस्टें होती हैं, स्पेशल इस तरह का करे, फिर ओवरऑल वो पार्टी वोट ले ले, यानी वोट पार्टी को जाए, वोट पार्टी को जाए, ना कि बंदे को, पार्टी को हो जाए, और उस पार्टी के वोट के बुनियाद पे जो है आप सीटें उनको मिल जाए, निकाल के जो है उनको सीटें दी जाए, ताकि उसमें ये होगा कि कम से कम जो मिडिल क्लास का बंदा है, फिर हर पार्टी को नुमाइंदगी मिल जाएगी इसमें, हर
पार्टी को एक नुमाइंदगी भी मिल जाएगी, दूसरा वो बंदा भी आ सकता है जो जहनी तौर पे अवाम की खिदमत करना चाहता है, जिसके अंदर इंसानियत का लिबादा है, जो इंसान को इंसान समझता है, जो हैवानियत को खत्म करके इंसानियत की तरफ आना चाहता है, तो वो बंदा भी आगे आ सकता है। अदरवाइज वो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में किसी के डर खौफ की वजह से, किसी के इलेक्शन स्कोप की गोली चलने की वजह से जो है वो बेचारे साइड होकर बैठ जाते हैं, तो वो मैदान में नहीं आते। तो उनको मैदान में आने का एक मौका मिल सकता है। वो हमारी पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी का ख्याल ये है कि जो भी अंगूठा लगाता है, अंगूठे की ताकत जो है जिसको अवाम को पार्लियामेंट में पहुंचा देती है, तो क्यों ना अब अंगूठे लगाने वाले का भी हक वही हो कि वो भी पार्लियामेंट में आ सके। जी बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा आपका? दूसरा मेरा पॉइंट ये था कि ऑल ओवर पाकिस्तान, जी जी, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि एजुकेशन जब तक हम नहीं देंगे, ठीक है, इतने तक हम अपने पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। एजुकेशन हमारे लिए मस्ट है, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि एक निजाम, एक कानून, एक मुल्क, एक कौम के तहत, ये हमारा एक नारा है। इस लेकिन चन्ना साहब, ये तो नारा तो पीटीआई का भी यही है तकरीबन, कि एक निजाम, एक तालीम। मैं उस पे आता हूं, उसमें बाद में आता हूं, पहले मैं अपनी चीज को तशरीह कर दूं। जो मेरा ये एजुकेशन का सिस्टम है, तो पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि एजुकेशन का जो निजाम है, एक निजाम के तहत हो, प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कोई प्राइवेट कल्चर नहीं होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखें, इसमें और पीटीआई में कॉल एंड फेल का तजाद है। पीटीआई ये नहीं चाहती कि वो चाहते, जरूर उन्होंने नारा तो लगाया था, लेकिन उन्होंने इस चीज का इंप्लीमेंट नहीं किया। वो रोजाना कहते भी हैं, शफकत महमूद साहब कोई बातें भी करता रहता है इस तरह की, लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन वो बातें देखें, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी अगर इक्तदार में जिस दिन भी आई, अल्लाह करेगा आएगी, तो वो आके एजुकेशन के निजाम को एक निजाम के तहत, एक मुल्क में एक अवाम को एक दर्जा देना है। ना अमीर है, ना गरीब है, ना फकीर है। अगर हमारी 22 करोड़ अवामें एक दर्जे के तहत होगी, एक निजाम के तहत होगी, और उनको भी हकूक वही होंगे जो अमीर को बच्चे के होते हैं, अब और गरीब के बच्चे को जो नहीं मिलते वो उनको मिलेंगे। क्योंकि यकसा जब निजाम के तहत एजुकेशन होगी और इंटरमीडिएट तक फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसमें कोई प्राइवेट कल्चर नहीं होगा और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम भी हम उसके लिए भी ये चाहते हैं कि हमारे बुनियादी हकूक में आते हैं। जब आप इंसान के बुनियादी हकूक गजब कर लेते हैं, तो पाकिस्तान की इस तरह की जो है अलामत जाहिर हो जाते हैं किसी भी मुल्क में। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा कि आप अवाम के हकूक को पैमाल करते हैं, आप अवाम के हकूक को क्या कहते हैं, गजब करते हैं, तो फिर आपके साथ ये नाइंसाफी होती है कि हमारे आसपास जो है कुछ अरसा पहले हमारे मुल्क के ऊपर जो है 28,000 का कर्जा था, अब इस वक्त 45,000 का कर्जा हो गया है। तो ये इस तरह की वबा जो है हमारे मुल्क के ऊपर हावी हो जाती है। तो क्योंकि हमारा नजरिया, हमारा फलसफा जो है वो एक नहीं होता, हमारे कॉल एंड फेल में तजाद होता है। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती है कि जो हमारा तीसरा हेल्थ का जो सिस्टम है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट नहीं होगा। प्राइवेट जितना भी कल्चर है उसको बिल्डूज कर दिया जाएगा और वो गवर्नमेंट उसको एडॉप्ट करेगी, और वो गवर्नमेंट सिस्टम के तहत, एक निजाम के तहत गवर्नमेंट को आवाम को 22 करोड़ आवाम को क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेहत की सहूलत मुहैया की जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है अदलिया। जी, अदलिया के अंदर हमारा बहुत बड़ा फुकदान है। जी जी, क्योंकि अगर कोई इस तरह की कोई ऐसी बात कर लें अदलिया के बारे में, तो लेकिन वहां कोर्ट ऑफ कंडक्ट हो जाता है इंसान के आगे। लेकिन हम इस चीज से नहीं डरते, बेशक वो कर ले, लेकिन वो अपनी इस्लाह कर ले। अदलिया अपनी इस्लाह अभी तक नहीं कर पाई। अदलिया के अंदर आप जाएं, रोज आप हाई कोर्ट में जाएं, किसी भी कोर्ट में जाएं, गरीब बंदा तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। रानिश साहब, इसमें मैं आपको मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि ये काम तो देखा ना कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है ना ये काम। अदलियत एक अदारा ना, जैसे एक आईजी पुलिस है, देखे ना, एक आईजी पुलिस जो है उसने अपने अदारे को डिसिप्लिन तो कायम कर लेगा, उसकी मैनेजमेंट भी कर लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लेगा, जजा सजा भी कर लेगा, लेकिन उसका जो प्रीव्यू है, उसका जो वर्किंग का जो भी तरीकाकार है, जैसे पुलिस रूल्स हैं उनके, इस तरह अदलिया के अंदर भी उनके रूल्स है ना बने हुए।
तो वो तो सारे गवर्नमेंट ने करने होते हैं। तो मेरा ये मकसद देखें, आप मेरे मकसद को शायद नहीं समझे। ये तो पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी दौरे इक़्तिदार में आके इसको रिफॉर्म करेगी, मेरा मकसद ये था। मैं अभी इसीलिए ये कह रहा हूं कि जब तक हम आते आए इतने तक कम से कम कोर्ट के अंदर इतना तो एहसास होना चाहिए, जो गरीब अवाम तड़प तड़प के वहां मर जाती है, उनको इंसाफ फराम नहीं किया जाता, वहां इस तरह के दलाल वहां खड़े किए जाते हैं कि वो दलाल अपने पैसे लेते हैं, गरीब के पास पैसा नहीं होता, उनका कोई वकील जो है कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये कहां जाएगा? इसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए उन लोगों को, उन गरीब लोगों तक रसाई के लिए, उन गरीब को वकील फराम करने के लिए गवर्नमेंट जो भी स्टेट की आए उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनको वकील फराम करे। और दूसरा जो है कि जस्टिस के अंदर गवर्नमेंट जब भी, अगर पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की जब भी आई, इंशाल्लाह इसमें रिफॉर्म करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे इस इदारे को। और इसके बाद हमारी जो आखिरी पॉइंट आती है, लॉ एंड ऑर्डर है। जो लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, 3-4 किस्म के लॉ एंड ऑर्डर है। हम 3-4 किस्म को लॉ एंड ऑर्डर को जो है खत्म करेंगे और एक मुल्क की छतरी के तले जो है एक निजाम के तहत एक कानून जो है नाफिज और अमल करेंगे, जिसमें जो है कौम को हम बेनिफिट दे सकें और कौम को एम्पावर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक एरिया जो उसके ऊपर, चूंकि वो मेरा ख्याल है आपने लिखा तो होगा, चूंकि ज़्यादा डिटेल में आप बात नहीं करेंगे, आपका फॉरेन अफेयर्स के बारे में, जैसे कि हमारे पॉलिसी है कश्मीर के बारे में, हमारी पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में, हमारी पॉलिसी अमेरिका के बारे में, हमारी चाइना के बारे में, इसके बारे में अपना पॉइंट बयान कर सके ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि आपका फॉरेन अफेयर्स के बारे में क्या व्यू है। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी सर, फॉरेन अफेयर्स इस वक्त जो है हमारी तबाह हो चुकी है। फॉरेन पॉलिसी जो है, देखें पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, मेरे नजर में तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये फॉरेन पॉलिसी किस तरह की है। हम अगर कहीं जाते हैं तो अपने जूते उतारने पड़ते हैं या कुछ करना पड़ता है, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अगर वहां का बंदा कोई हमारे मुल्क में आता है, हम उनको सलूट मारते हैं और उनको हम प्रोटोकॉल देते हैं। ये चीजें मुझे, ये इस तरह की पॉलिसी नहीं। पॉलिसी अगर हम भी इंसान है, अगर अमेरिका में कोई रहता है तो वो भी इंसान है, अगर वो हमें प्रोटोकॉल देता है तो आप उनको प्रोटोकॉल दो, अगर आपको जूते उतरवाता है तो वहां आप इनके जूते उतरवाओ। इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। एक चीज है। दूसरी चीज फॉरेन पॉलिसी के मैं ये बात तो, सबसे पहले हमारा जिंदगी का हिस्सा जो कश्मीर है, हमारी बहनें, हमने भाई, उनको मारा जा रहा है, उनको कत्लेआम किया जा रहा है और वहां उसके लिए पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कहां की हुकूमत है यहाँ पे चल रही है, लेकिन लिबादा तो उठाती है, अल्फाज उठाती है, ये बातें करती है। ये यूएन में जाकर इस तरह की बातें क्यों नहीं करती, एक्शन क्यों नहीं उठाती? हम ये नहीं चाहते कि आप जाकर बंदूक उठा लें, लेकिन आप एक साइकोलॉजी, अपनी एक चीजें तो ऐसी क्रिएट करें जिसमें आप यूएन के अंदर जितने आपके मेंबर्स हैं, कम से कम आप उनको तो कायल कर सकें। आप आज तक किसी यूएन मेंबर को कायल नहीं कर सके और आप अपनी पॉलिसी अभी तक कश्मीर के बारे में तब्दील नहीं कर सके। लेकिन इतना तो जरूर हो रहा है कि जो हम सुन रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसी चीजों हम उस पर एहतजाज करेंगे और अभी भी आपके तवज्जुह से हम उसका भी एहतजाज करवाना चाहते हैं। इसराइल को जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी कभी भी इस मसले पे जो है और हुकूमत को ये चीज क्या कहते हैं, वाज़ेह तौर पे क्या कहते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहती है पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत के आगे। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल न करें जहां जिस मुल्क के अंदर कौम के कातिल मौजूद हों, जहां किस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क की अवाम को कत्ले आम ऐसे किया जा हो जिस तरह आप जानवर को ज़िबा करते हैं, क्या उस बंदे के साथ हमारी ऐसी चीज, जहां हमारा बैतुल मुक़द्दस हो, जहां हमारा पाकिस्तान पूरी दुनिया का सबसे पहला, जहां हमारा काबा बना हो, क्या हम गैरतमंद इंसान हैं, गैरतमंद मुसलमान हैं? हम उस चीज को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? ये तो मैं उस दुबई हो या सऊदी हो या यमन वाले हो या जो भी हो, जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, मेरी नजर में वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानियत का एक लिबादा तो अपने पास रखा हुआ है। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं सऊदी का गुलाम बन के रहूं। अल्लाह ने हमें
अपनी जमीन दी है, अल्लाह ने हमें अपना सारा निजाम दिया है। क्या हम अपने निजाम को ठीक नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान को बेहतर नहीं बना सकते? क्या हम पाकिस्तान के अंदर लाकानियत को खत्म नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा नहीं कर सकते? वो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी के कहने पे आ जाते हैं, अपनी कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं। जिस दिन हम अवाम के कहने पे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, इंशाल्लाह उस दिन अवाम को रिलीफ होगा। जिस दिन हम पाकिस्तान की अवाम के अंगूठे की ताकत पे पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, उस दिन हम 22 करोड़ अवाम को अपना रिलीफ, उनके बुनियादी हकूक दे पाएंगे। और हम कभी सऊदी के गुलाम नहीं होंगे, कभी हम अमेरिका के गुलाम नहीं होंगे, कभी हम चाइना के गुलाम नहीं होंगे। हम गुलामी में अपनी चीजें गुजार रहे हैं। हमें खुदारा आप होश डालो, अपने जहन को ठीक करो, अपने नजरिए को ठीक करो, अपना नजरिया जो है बेचो मत, और पाकिस्तान को बेहतर बनाओ और पाकिस्तान को खुद मुख्तियार बनाओ। पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार है और इंशाल्लाह हम आजाद कश्मीर को आजाद करवा के रहेंगे। इंडिया ने एक गलत कदम उठाया, 370 एक्ट को खत्म कर दिया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और वो जो श्रीनगर के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, हम उसकी भी पुरजोर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मजम्मत करते हैं। या अल्लाह, अल्लाह की धरती पे अल्लाह का निजाम होना चाहिए। अल्लाह की धरती पे अल्लाह के खिलाफ जो निजाम कायम करता है, उस पे भी मैं कोई अल्फाज ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन अल्लाह ताला उनको खुद गर्क कर देगा। क्योंकि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम हो, अल्लाह की जमीन पे जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हुआ है, और उसके ऊपर आप देखें खुलफाए राशिदीन का, उनका हुकूमत की हुक्मरानी करने का उनका अमल देख लें, और हमारे हुक्मरानों का अमल करने का तरीका देख लें। हम यहाँ तो कहते हैं कि हम मदीने का निजाम लेकर आएंगे, लेकिन हमें तो नजर नहीं आ रहा कि यहाँ मदीने का निजाम तो दूर की बात है। मदीने वाले तो खुद ही वो क्या कहते हैं, इसराइल को तस्लीम करके बैठे हैं, तो फिर हम इसराइल वाले निजाम को तो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। मुर्दाबाद इसराइल है हमारी तरफ से, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी मुर्दाबाद इसराइल। और अगर उसको कोई भी एक्सेप्ट करता है, वो भी हमारी नजरिए के मुताबिक मुर्दाबाद है। हमें किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर सपोर्ट है तो अल्लाह की चाहिए, अल्लाह के काबे की चाहिए, अल्लाह के मोहम्मद की चाहिए। और हमें किसी अल्लाह के सहाबा किराम की चाहिए, किसी इंसान की हमें मदद नहीं चाहिए, न अमेरिका की न सऊदी की। अगर हमें हिमायत चाहिए तो 22 करोड़ अवाम की चाहिए। पैक है, आपने देखा कि ये बड़ा एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है। गेम चेंजर उसको बोलते हैं। वन रोड वन बेल्ट और वन बेल्ट वन रोड का ये प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर आपने देखा कि इस वक्त जो है पाकिस्तान, टर्की, रशिया और ये कुछ स्टेट जो हमारी जो रशियन स्टेट आज़ाद हुई थी वो उसके अंदर शामिल हैं। इवन भूटान भी उस पर शामिल हो गया है, इंडिया उस पर शामिल नहीं हो रहा। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि सी पैक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा वो प्रोजेक्ट, या इसके अंदर कोई रुकावटें हैं आपके ख्याल में? आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा एक सवाल है, और आपकी भी सी पैक के ऊपर जो है नज़र है, और पूरी दुनिया की उसके ऊपर नजर है। क्योंकि ये एक हमारा जो खिता है, हमारा जो मुल्क है, अल्लाह ताला ने उसमें इतने रिसोर्सेज पैदा किए हुए हैं कि वो किसी भी आप मुल्क में जाएं आपको इस तरह के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। कहीं तो कोई चीज मिलेगी, कहीं कोई मिलेगी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान के अंदर 100% नहीं तो 99% हमें हर चीज अवेलेबल है, लेकिन हमारे अंदर कुव्वत नहीं है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हमारे अंदर वो विल नहीं है, हमारे अंदर पावर डिसीजन मेकिंग नहीं है। हम अगर किसी को, उसके बाद हमारे अंदर क्या कहते हैं कि जो हमारा आइन हो उसको इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं है। अगर ये चीजें हमारे मुल्क में पाई जाएं और हमारे हुक्मरान इस चीज को इस्तेमाल कर दें और ज़हनी तौर पे अपने आप को ये बना लें कि हमें ये सी पैक को कामयाब करना है, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमने खुद उसको मुतनाज़ बनाया हुआ है, और हमने खुद उसके अंदर क्या कहते हैं नफरतें पैदा की हुई हैं। हमने खुद वहां पे, किसी और का वहां नहीं है, इंडिया का कोई नहीं है, और कोई और मुल्क आकर हमारे इस जज्बे को खत्म नहीं कर रहा। हम खुद उस चीज को जज्बे में कर रहे हैं। रोज आए दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर, आए दिन कहीं टेलीविजन पे कहीं भी जो है हम एक दूसरे के ऊपर यही इल्जाम लगाते हैं, फिलां पैसा सी पैक का खा गया, फिलां खा गया, फिलां खा गया। तो भाई कौन आप पर ट्रस्ट करेगा?
बिल्कुल ठीक। आप ये एक जो डोमेस्टिक चीजें हैं, जो इंटरनेशनल नेशनली चीजें हैं, आप उनको नेशनली सतह पे डील करें, और जो इंटरनेशनल चीजें हैं आप उसको उसी तरह से डील करें। और ये हमारा खिता है, किसी की जागीर नहीं है, ना इंडिया की जागीर है। अगर वो उनकी जागीर है तो वो आगे जाए, अपने दिल्ली की तरफ जाए, अपनी एरिया में जाए जहां उनकी जुरिडिक्शन है, उसके अंदर वो सारा कुछ कर सकता है। जहां अल्लाह ने हमें भी ताकत दी है, हमारी कौम को भी ताकत दी है, हमारी अफवाज जो है, पाक फौज माशाल्लाह, अगर वो हमारे इस पूरी इंटरनेशनल पे 7वें नंबर पे अगर वो है, तो इतना दर्जा रखती है, तो वो इंडिया को जवाब भी दे सकती है। अगर पाक फौज, हम तो उम्मीद करते हैं कि वो जवाब देगी, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं शाना बशाना। पाकिस्तान की आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान की आर्मी अगर नहीं होती तो हम यहाँ सो नहीं सकते थे, क्योंकि इतने मजालिम हमारे ऊपर ठहराए गए, और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमारी 22 करोड़ अवाम को, उनके हकूक को जज़ब किया जा रहा है। लेकिन हम ये कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी इस मसाइल के बेहतरी के लिए, सीपेक की बेहतरी के लिए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा दानिश साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ख्यालात है पाक फौज के बारे में, और ये मेरा ख्याल है सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के यही ख्यालात है, जो भी मुहब्बे वतन है, जो भी वतन से मोहब्बत करता है। आपने देखा कि पाक फौज के जवान रोज़ अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी दिफा कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त मूव चली हुई है, आपने देखा PDM बन चुका है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इसके अंदर जो 11 पार्टियां हैं, उसमें मेन स्ट्रीम पार्टियां जो उनके अंदर 3 ही हैं, आपको पता ही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, PMLN है, और इसके अलावा JUIF है। अब ये जो पार्टियां जो हैं, ये हट हट के और बड़े, आप कह लें कि क्या कहते हैं कि जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां भी मौका मिलता है, वहां पे ये पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की अफवाज और इसको निशाना बनाते हैं। और इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ये इनका क्या एजेंडा है, क्या क्या, क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट, मतलब इसमें उनका क्या इरादा, कि क्यों अपनी ही फौज को वो मिलाइन कर रहे हैं? सर, मैंने पहले अर्ज किया था कि जिस चीज में हमारी लालच होगी, लालच एक बहुत बुरी बला है। तो इस जितनी भी 126 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 127 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर हैं, और उसमें से आप एक पार्टी को निकाल दें, पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी को, बाकी का नजरिया, बाकी की सोच, बाकी का सारी चीजें वही हैं। देखिए, पाक फौज एक हमारी मुल्क की सलामती है। पाक फौज एक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। पाक फौज है तो हमारा मुल्क आज तक बचा हुआ है, वरना हमारे जो पॉलिटिशियंस के जो हमारे किरदार हैं वो आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। मैं किसी की किरदार कशी की तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम वो कहना चाहते हैं कि इंसाफ इंसाफ होना चाहिए। जो गैर जिबान इस्तेमाल करता है वो अपनी लालच में अंधा हो चुका है, वो अपनी लालच की वजह से करता है, लेकिन उसमें एक तरफा किरदार नहीं होता। अब मैं कुछ चीजें ऐसी बात करूंगा वो मुबहम तरीके से, कुछ क्या कहते हैं कि ये 74 साल से या 30 साल से जो भी ये हुक्मरानी करते आ रहे हैं, जब वो एक बार उस कुर्सी पे आ जाता है वो कुर्सी से हटना नहीं चाहता। जब वो नहीं चाहता था, जिस दिन उनको वो कुर्सी नहीं मिलती, तो वो इक्तदार में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि हम पाकिस्तान के अपने इदारे की तस्लील करने जा रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान की कौमी सलामती इदारे की क्या कहते हैं बेरहबरी करके उनको इतना हम ख्वार करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये हमारा मैसेज यहाँ पाकिस्तान में नहीं सुना जा रहा, पूरी मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया में ये चीजें मैसेज जा रहे हैं। आप अपने मुल्क का मैसेज क्या दे रहे हैं? आप पाक आर्मी की इज्जत को इतना क्यों उछाला जा रहा है? एक कोई भी इंसान, मेरी नजर में हर इंसान एक जैसी अहमियत रखता है। अगर कोई आम बंदा मर जाता है, उसके लिए 3 दिन 4 दिन पूरा मुल्क बंद होता है, ये कहां का इंसाफ है? मुल्क बंद होता है। वो बच्चे किसके हैं जो पाक आर्मी के आए दिन 4 5 10 बंदे मारे जा रहे हैं? वो किसकी औलाद है? वो भी हमारी औलाद है, वो हमारे मुल्क के बच्चे हैं। उसके लिए किसने आवाज क्यों नहीं उठाते? वो क्योंकि पाक आर्मी के बच्चे हैं, वो पाक आर्मी में थे, इसीलिए हम आवाज नहीं उठाते। अगर वो हमारे बच्चे, हम उसकी आवाज उठाते। मौत सब पे आनी है, मौत बरहक है, हम पर भी आनी है, पूरी दुनिया पे आनी है। हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। अगर मौत आ गई, ये अल्लाह का हुक्म होता है, पता कोई भी नहीं हिलता अल्लाह के हुक्म के बगैर।
अगर अल्लाह का हुक्म है गोली से मरना तो गोली से मरना है, अल्लाह का हुक्म अगर क्या कहते हैं तलवार से मरना है तो तलवार से मरना है, अगर अल्लाह का हुक्म मुझे एक्सीडेंट में मारना है तो एक्सीडेंट में मर जाना है। लेकिन वो अल्लाह के हुक्म को एक्सेप्ट करने के बजाय हम उसके हुक्म की इन्नाराफी करते हुए उनके 4-4, 5-5 दिन मैयतों को जो है वो दर्द बदर करते हैं और उनको जो है रोडों पे रख कर बैठ जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है, कहां का नजरिया है? अगर ये आवाज पाक फौज के 11 बच्चे जब मारे गए थे या उनके लिए अगर आवाज उठाया जाता तो हमारी भी दिल ठंडी होती। हम पाक आर्मी के साथ हैं, पाक आर्मी हमारा साथ दे न दे, हम पाक आर्मी से कोई साथ नहीं मांगते, लेकिन पाक आर्मी का सिर्फ उनकी इज्जत और वकार के लिए हम बात करते हैं। हम पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं। अगर पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाक आर्मी है, पाक आर्मी जिंदाबाद। वेरी गुड। दानिश साहब, अच्छा ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि आपने देखा कि PMLN जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, इसके जो आप कह लें कि कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो बहाने से, इलाज के बहाने से जाके UK में बैठ गए। पहले उनके 2 बेटे उधर हैं, इसहाक डार भी वहीं पे हैं, एक बेटी उनकी इधर रह गई जिसको ले जाना चाह रहे थे वहां पे, जो कि नहीं जा सकी। तो अब जो है आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ को मुल्क से वापस आके मुल्क में अपने मुकदमात को फेस नहीं करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? सर मेरा ख्याल ये है कि देखें मियां नवाज शरीफ साहब जो भी है जैसे भी है, देखें हम किसी की बीमारी पे, किसी की मौत पे हम सियासत नहीं करते। हमारी सियासत इंसानी हमदर्दी के नाते होती है। अगर मेरे अंदर इंसानियत है तो आगे को भी इंसानियत का जो है दर्द रखना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ अगर वो बीमारी के हालत में गए हैं वहां पे, तो वो उसमें क्या कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के अपने डॉक्टर नहीं थे और उसमें गवर्नमेंट के डॉक्टर थे जिन्होंने उनको सर्टिफाइड किया और कहा कि ये वाकई काबिल इलाज है, ला इलाज है, तो इसको बाहर भेजा जाए। वो अगर बाहर गया हुआ है तो इसमें कोई मजाका नहीं है। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड जी ये क्या कहते हैं तासुब दिया जाए कि जो एहतसाब किया जा रहा है सबके लिए है, तो हम भी ये मुतालबा करेंगे मियां नवाज शरीफ से कि वो मुल्क में आए। अगर पाकिस्तान को अपना समझते हैं, अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं, अगर वो 22 करोड़ अवाम को अपना क्या कहते हैं जो भी उसमें से उनको उनकी तकलीफ करते हैं उनको अपना समझते हैं, उनको बेहाल न छोड़े, उनकी आगे सरबराही करे। लेकिन यहाँ अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब है नहीं, वन साइडेड एहतसाब है, इसीलिए कि हम उस पर कोई ऐसी भी जिस दिन एहतसाब सबके लिए एक होगा। क्या मुझे आप ये बताएं, BRT जो पिशावर में बनी है, क्या वो आसमान से उतरकर बनी है, या लाहौर में जो बनी है क्या वो आसमान से उतरकर बनी है? अगर वो भी इंसानों ने बनाई है तो यहाँ भी इंसानों, जब ये खराब हो सकती है तो क्या BRT को तो मेरे ख्याल में 100 से वो हो चली गई है, तो वो कहाँ का हुआ? उसके बाद आज तक जब वो चलिए आए दिन कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है, कहीं उनकी गाड़ी खराब होती है, कहीं उनके वॉशरूम जो है वो आपने देखे क्या हालत बनी हुई है। जब आप अपने प्रोविंस में कुछ नहीं कर पाए तो वहां एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा? मालूम जगह का एहतसाब क्यों नहीं किया जा रहा? सिर्फ एक बंदे पे एहतसाब काबिल कबूल है इस मुल्क के अंदर? एहतसाब होना चाहिए कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की चाहती है, एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, एक का नहीं होना चाहिए। पहले वो अपने आप को ठीक करे फिर दूसरे को ठीक कर सकता है। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर मैंने अपने क्या कहते हैं अपने आप को ठीक किया है, तो मैं दूसरे को ठीक करने की देर नहीं करूंगा। अगर मैं खुद ठीक नहीं होऊंगा तो दूसरे को भी ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए इमरान खान साहब, आप भी अक्रॉस द बोर्ड जो है एहतसाब को लेकर आए, आपके एहतसाब के बोर्ड को भी हम मानेंगे। आप 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं, आप ये ना समझें कि मैं अकेले किसी पार्टी PTI का जो वजीर आजम हूं। आप 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं। आप 22 करोड़ अवाम के जो बुनियादी हकूक का तसलसल जो जारी चल रहा है, उनके बुनियादी हकूक जो जज़ब किए क्या कहते हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके वायलेशन की जा रही है। आप अवाम के 22 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक उनको फराहम करें। जो आपने वायदे करके पार्लियामेंट में आए थे वो वायदे पूरे करें। पहले दिन से ही जिस इंसान ने पार्लियामेंट के लिए वोट लेकर पार्लियामेंट में पहुंचा और दूसरे दिन जिस दिन वो हल्फ उठाता है
उस दिन अपनी पार्लियामेंट की वायोलेशन करता है। आप खुद देख लें उसकी कैबिनेट के अंदर कितने बंदे जो हैं इम्पोर्टेड हैं। अगर वो इम्पोर्टेड होंगे तो वो कौम का दर्द क्या जानते होंगे। ठीक। अच्छा दानिश साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो हमारी आपने देखा कि अपोजिशन पार्टी स्पेशली जो पीडीएम है, क्योंकि इस वक्त पीडीएम अपोजिशन पार्टी के तौर पे उसके अंदर चूंकि 11 पार्टियां हैं, वो भरपूर अपना एक सिलसिला शुरू किया। उन्होंने जलसे किए मुख्तलिफ बड़े शहरों में पाकिस्तान के। अब वो दोबारा मजीद जलसे कर रहे हैं और इसके साथ साथ पहले उनका प्लान ये था कि रिज़ाइन करेंगे वो असम्बलियों से। अभी उन्होंने रिज़ाइन मुअख्खर कर दिए हैं। अभी वो कोई मार्च की बात हो रही है और कहते हैं सेनेट का इलेक्शन हो जाए फिर देखेंगे। फिर उसके साथ साथ उनका जो धरना है उसका प्लान भी उनका है, लॉन्ग मार्च का प्लान भी है। तो ये सारी जो चीज़ें, क्या आप इनके इस एहतजाज को जस्टिफाइड समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ये अभी टाइम नहीं आया इसका? सर पहली बात यह है कि जहां तक जमहूरी बात होती है तो ये तो पहले इब्तदा तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पहले अपनी कैबिनेट जो है वो अपनी पार्लियामेंट से बनाए। पहले तो वो अपनी खुद कुर्बानी दे और वो अपनी पार्लियामेंट को इज्जत दे। जब वो पार्लियामेंट को खुद इज्जत नहीं दे रहा कि दूसरे को हम क्या कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती है कि एक जमहूरी जो तरीकेकार है, जिस तरह पार्लियामेंट अगर 4 साल के लिए बनी है या 5 साल के लिए बनी है तो उसको अपना टाइम पीरियड जो है पूरा करना दिया जाए। ये पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, जैसा भी है, जैसा भी वो कौम खुद उसको ठुकराएगी। कौम खुद देख रही है, उस 2.5 सालों के अंदर कौम का सत्यानाश कर दिया। और उसके बाद जो पीडीएम है ना, पीडीएम में मुझे उनका जो है नुक्ता नजर जो है वो एक नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वो एक नुक्ते नजर पे होते तो शायद ये नौबत आपको उस दिन डिफरेंट नजर आती जिस दिन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, पहले सेनेट चेयरमैन का। क्योंकि उसी दिन एक के जो सेनेटर्स हैं 65 हैं, वहां पे वो सेनेटर उनके 39 आ रहे हैं। तो ये तो बात समझ में हमें नहीं आई। तो ये 15-20 सेनेटर कहां गए? जी बिल्कुल सही। ठीक है, अगर वो उनके आ जाते तो वो सेनेट का इलेक्शन भी वही जीत जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए दानिश साहब, यहीं पे आपके मैं मजीद सवाल डालता हूँ कि ये जो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो चाह रही है कि ये ओपन बैलेट हो, सेनेट का इलेक्शन जो है थ्रू ओपन बैलेट हो। अगरचे इसके अंदर आइन के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगी। आपको पता है आर्टिकल 2 to 6 ऐसी है कि जो डिफाइन करती है कि इलेक्शन जो होंगे वो सीक्रेट बैलेट के जरिए से होंगे, स्वाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के। तो अब उन्होंने एक रेफरेंस भी भेजा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने। तो आप सपोर्ट करते हैं कि ये जो ओपन बैलेट होना चाहिए सेनेट के इलेक्शन में, ताकि वहां पे डिफेक्शन ना हो जाए, लोग जो है आपस में, आपने देखा कि मेल प्रैक्टिस पिछले रिपोर्ट की गई थी पिछले सेनेट के इलेक्शन के अंदर कि कुछ ऐसे लोग भी जीत गए थे जिनकी मेजोरिटी वहां पे नहीं थी। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं कि ओपन बैलेट हो? सर देखें, ओपन बैलेट एक कानून की इनराफी होगी जी। और दूसरी चीज ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है आप उसको खत्म करें। आप अपने जमीर साफ करें। आप अगर एक अल्लाह ताला ने आपको एक अदालत की कुर्सी पे बैठा दिया है, एक आप पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप अपने जहन को तब्दील करें, आप अपने अंदर सोच तब्दील करें, आप अपने अंदर एक इंसाफ लाएं। आप इस चीज को छोड़ दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप इलेक्शन करवाएं। जहां भी वोट जाए ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। जो खुफिया जिस तरह होता है वो बैलेट बॉक्स के जरिए होना चाहिए, लेकिन उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें मुदाखलत होगी तो वही हाल होगा जो पहले हुआ है। लेकिन ये अमेंडमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी पार्लियामेंट, मेरे नजर में पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी की नजर में पार्लियामेंट सुप्रीम है। जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो आपने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में क्यों डाला? इसका मतलब यह है कि आप अपनी पार्लियामेंट की तजलील कर रहे हैं। जो कानूनी एक्टिविटीज हैं वो आप पार्लियामेंट को करनी है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको यही कह रही है कि ये कानून करना बनाना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की तशरीह करना। सुप्रीम कोर्ट बनाने का इदारा नहीं है। अगर एक कानून बनाने वाला जो इदारा है, आप उसको मलियामेट करके आप एक रेफरेंस डाल के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज आपको करना था, आप एक अमेंडमेंट, एक बिल लाते, आप उसको पेश कर देते पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट में डालकर वो चीजें करते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पास चले जाते, आप उस अमेंडमेंट की जो है तशरीह करवाते। क्या पीडीएम की इस जो मौजूदा कैंपेन है, इससे मौजूदा गवर्नमेंट को खतरा है? आप क्या फोर्सी करते हैं? सर मेरी नजर में खतरा तो अभी भी है।
अगर अच्छा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो खतरा है, अगर वो रिजाइन करते हैं तब भी खतरा है। हम ये चाहते हैं कि आप उनको रिजाइन न करें, जी आप आ जाए, वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाएं। अगर ये मुत्तहद हो जाएं तो इमरान खान हार सकता है, ये मैं आपको 100% कह देता हूं, जी गारंटी के साथ कह सकता हूं, और जी ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। अगर हम्म, ये एक पेज पे हो जाएं, जी जी अगर एक बंदा एक पेज पे आएगा, दूसरा दूसरी बात करेगा, तीसरा तीसरी बात करेगा, सिर्फ एक बंदा है। अब देखें, ये 4 वोटों पे इमरान खान की हुकूमत खड़ी हुई है। अब जी 4 में से 3 वोट आपको अख्तर मेंगल के आपके निकल गए, जी जी निकल गए, बाकी बच गया एक। आप उसमें जो है एमक्यूएम को आगे पीछे करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जी इतना बिल्कुल बड़ा मसला या एमक्यूएम। और दूसरा उसके बाद मुस्लिम लीग काफ, वो माफ है। ऑलरेडी थोड़ा साइड में बैठी है। जी ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ये अगर एक पेज पे हो जाए तो इमरान खान को अब भी बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं इनकी रवश देखते हुए आ रहा हूं, सही जो बात। माजी का जो तजर्बा मुझे पेटीएम का नजर आ रहा है, तो इमरान खान को खतरा नजर नहीं आ रहा है वोट बिल्कुल ऑफ कॉन्फिडेंस में। हाँ, बिल्कुल। अगर ये रिजाइन देते हैं तो हम्म कौन सा कानून आपको इजाजत नहीं देता एट ए टाइम आप 150 हल्कों की जो है इलेक्शन करवाएं? ऐसा जी कानून नहीं है आपके पास, ऐसा लॉ नहीं है। हाँ, आप तो कह सकते हैं कि नहीं मैं लेकिन बाय इलेक्शन करवा सकता नहीं हूँ, नहीं लेकिन इलेक्शन दानिश कमीशन साहब जो नहीं करवा रिक्वायर्ड सकते। सीट है, दानिश साहब जो कौमी असम्बली के अंदर रिक्वायर्ड सीट है जो हाफ से ज्यादा है, जी अगर वो अवेलेबल हो और बाकी रिजाइन हो जाए तो फिर तो बाई इलेक्शन हो सकता है ना। नहीं, वो उसी सूरत में 1/3 मेजॉरिटी हो आपके हाँ, पास। नहीं नहीं वन, नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 मेरी बात सुनिए ना, कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको सिंपल मेजोरिटी चाहिए ना कौमी असम्बली के अंदर। अगर जी कौमी असम्बली के अंदर उसकी सिंपल मेजोरिटी की सीटें मौजूद रहे और वो रिजाइन ना करे और बाकी रिजाइन 172 कर दे। चाहिए ना सर, जी 172 चाहिए ना। जी तो जी जब उनके पास 172 नहीं बच रही हैं, अब आप बताएं ना, 172 इनके साथ तब है, जी जी वो क्या कहते हैं, अब सरदार अख्तर मेंगल उनके साथ लगा हुआ है, बिल्कुल वो ठीक। छोड़ गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता तो वो 4 वोट कम हो जाने। अगर रिजाइन देने हैं तो काफ लीग पहले ही बैठी हुई है, जी उनको सिर्फ धक्का देना है, वो उनके पास आ जाने तो 1/3 आपकी वो सिंपल मेजोरिटी आपके पास नहीं रहती तो हाँ आप कहां से बिल्कुल। इलेक्शन अगर करवाएंगे? सिंपल मेजोरिटी ना रहे तो फिर जाहिर बात है कि तो जनरल करा ही इलेक्शन। नहीं सकते ना सर, आप बिल्कुल करवा ही ठीक। नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। हाँ, आप इक्का दुक्का पे तो करा सकते हैं, 10-15 पे ठीक करवा सकते हैं, 20 पे 50 पे करा सकते हैं, लेकिन ठीक। आप 100 से ज्यादा जब आपकी रिजाइन आ जाए आप कहां से करवा सकते हैं? लेकिन पहली बार पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी ये चाहती है, हम ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आए, ठीक उनको टाइम दिया जाए, ताकि बिल्कुल सही। जैसी भी हुकूमत है, जैसी भी उसका तर्ज हुक्मरानी है, जिस तरह भी वो कर रहा है, वो हाँ, करने दो, उनको अपना टाइम करने दो, पूरा करने मैंडेट दो, पूरा करें अपना, वक्त पे बिल्कुल ठीक। इलेक्शन होने दो। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट की बेहतरी हो और पार्लियामेंट का वकार बुलंद हो और पार्लियामेंट का टाइम जो है वो पूरा हो। ठीक है दानिश साहब, अच्छा ये बताइए, चंद एक सवाल बड़े लाइटर से हैं। कोई खानों मसला में नहीं खानों में क्या खाना पसंद करते हैं ज्यादा आप? डिश कौन से पसंद है आपको? सर, जो मिल जाए। जो मिल मेरा जाए। कोई जाती तौर पे कोई ऐसी चीज पसंद नहीं है। दुनिया ठीक है। की चीज हिलाल, जिसको हिलाल कहते हैं, बिल्कुल अगर ठीक। हिलाल में से कुछ भी मिल जाए तो वो मेरी जिंदगी के लिए है, क्योंकि असल मेरे जिस्म को तकवीत देनी होती है, आप बिल्कुल ठीक। अपनी रूह की गिजा को पूरा कर दें, बस इतने तक मेरी इंसानियत के नाते मेरी सिर्फ इतनी है। मेरे लिए कोई खास स्पेशल डिश नहीं है। ठीक है। और फूल कौन सा पसंद है आपको? गुलाब का। अच्छा माशा जी। और रंगों में कौन सा रंग ज्यादा पसंद है? रेनबो में रंग सर ये गोल्ड वाला पसंद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल सही। दानिश जना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आपने देखा कि दानिश जना साहब चेयरमैन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी आज हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपने जो नज़रियात हैं उनकी पार्टी के, और वो पार्टी क्यों बनाई और पाकिस्तान में वो क्या देखना चाह रहे हैं और कौन सी वो जद्दोजहद कर रहे हैं उन नज़रियात को या उनको अचीव करने के लिए, ये आपने सारी बातें उनसे सुन ली। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हम फिर किसी इंशाल्लाह ताला किसी और नेक्स्ट एपिसोड जो ग्लोबल रिव्यू का उसके अंदर दोबारा हाजिर होंगे। अलबत्ता आपका जो फीडबैक है वो हमेशा अच्छा रहता है, उसमें हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करते रहते हैं और इसी तरह दीगर शख्सियात को बुलाते रहते हैं मुख्तलिफ फील्ड की। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।